आपने जो इज्जत दी है, जो मोहब्बत का सबूत पेश किया है, इसके लिए मैं आप तमामी लोगों का समीम कल्ब से, दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ। जैसा कि भाई साबिक वजीर हमारे मोहतरम जनाब नौशाद आलम साहब ने जो बताया, ये माइनॉरिटीज कमीशन जो है ये जुडिशियली पावर है, कानूनी हैसियत है इसकी, और इसके दायरे में हर वो ऑफिसर, हर वो पदाधिकारी, हर वो चीज आती है जो माइनॉरिटीज के जुमरे में, जैसे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, अगर उनके मजहबी मामलात, आईनी मामलात, कानूनी मामलात, चाहे समाज के स्तर से हो या प्रशासन के लेवल से हो, अगर उनके हक और उनके अधिकार को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस वक्त कमीशन अपना काम शुरू कर देता है। इसको पढ़ना चाहिए। ठाकुरगंज से या किशनगंज से मेरा क्या रिश्ता है, मैं समझता हूं पूरे बिहार में मैं उतना वक्त नहीं दिया होगा जितना मैंने किशनगंज में टाइम दिया होगा। लेकिन हैरत इस बात की होती है कि किशनगंज के लोग सुन के चल देते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते। आखिर क्या कसूर था नौशाद आलम साहब का कि आपने चुनाव में हरवाया? क्या कमी थी या क्या कमी है कि हर वो चीज जो सबको दिया मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब ने, वो आपको भी दिया? शायद ठाकुरगंज के लोगों को नहीं पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा इमदादी मदरसे कहीं है तो किशनगंज में है। मालूम है? नहीं मालूम। किशनगंज में टोटल कितनी पंचायत होगी पूरे जिला भर में? 126 पंचायत, एक नगर पंचायत, लेकिन 361 मदरसे हैं जो इमदादी हैं। आप बताएं ना, कहां कमी किया नीतीश जी ने? पहले इसी हमारे मुल्हका मदारिस के लोगों के असातिज़ा की क्या तनख्वाह थी? 8,000, 7,000, 9,000। आज कितनी है? किसने किया और किसके साथ रह करके? इसी गठबंधन में रह करके 300% तनख्वाह में इजाफा करके मदारिस के असातिज़ा की जिंदगी और उनके लेवल को ऊपर उठाकर यह बताया कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज के टीचर ही नहीं टीचर हैं, बल्कि मदरसे की चटाई वाले भी समाज में उतने ही इज्जत के हकदार हैं। ये किया। अभी आप हमको बता दीजिए, मदरसे के अलावा सबसे ज्यादा उर्दू टीचर किस डिस्ट्रिक्ट में है? किशनगंज में है। ये कब हुए? किसकी हुकूमत में हुए? नीतीश कुमार की हुकूमत में। आप याद कीजिए ना, मैं तो उस वक्त आया था जब मेरी रेख निकल रही थी इसी तैयबपुर में। हुजूर अली उस वक्त हयात से थे, बाबू हुजूर के वाली साहब। किशनगंज से तैयबपुर आने में डर लगता था बाइक से कि पता नहीं कहां गिर जाएगा।
लेकिन हमको लगता है ठाकुरगंज में आजादी के बाद उतना पुल पुलिया सड़क किसी ने नहीं बनाया होगा जितना नीतीश कुमार जी की हुकूमत में नौशाद आलम ने बनवा के दिखाया। उसके बदले में आपने दिया क्या जी? क्या दिया है? एनआरसी के नाम पर तूफान खड़ा हुआ। मैं बोल दूंगा तो मिर्ची लगेगी, आफत आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप क्यों नीतीश कुमार जी से सारी चीजें वो देते, फिर भी आप नीतीश कुमार जी के करीब क्यों नहीं हो पा रहे? एक जुर्म बता दीजिए। हाई स्कूल से पास फर्स्ट डिवीजन के बच्चों को जिस तरह से 10,000 मिलता, उसी तरह फौकानिया फर्स्ट डिवीजन वाले को मिल रहा। जिस तरह इंटर वाले को 15,000 मिल रहा, उसी तरह से मौलवी वाले को भी मिल रहा। अब मदरसे की कमेटी का झगड़ा तो नीतीश कुमार नहीं हल करेंगे। मदारिस की कमेटी का मसला तो बलिया भी हल नहीं करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कसूर आज तक कोई नहीं बता रहा कि जुर्म क्या। सब ये कहते काम बहुत अच्छा किए, सब कुछ वही किए, सड़क भी, पुल भी, पुलिया भी, स्कूल भी, मदरसा भी, सब किए हैं। लेकिन वोट के टाइम आप हमसे अलग हो जाते हैं। कभी सोचे क्यों? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों अलग होते भाई? कभी तो सोचिए। आयोग को जो इख्तियार है, पावर है, 24 घंटा दरवाजा खुला है। आपको पहुंचने में देर लगेगी, कागज पहुंचने में देर लगेगा, आप नौशाद साहब के जरिए, रॉकी जी के जरिए, गुड्डू भाई के जरिए, हमारे कमाल अंजुम के जरिए, या हमारे साबिक जिला अध्यक्ष फिरोज भाई के जरिए, किसी के जरिए आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बलियाबी का किसी दौर में भी मोबाइल कभी बंद नहीं रहा, और हमको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि हम ये काम करें कि ना करें। मर्जी आप लोगों की, आप लोग चाहें। आज तक कोई नहीं बताया जुर्म क्या है। सब कहते कि काम बहुत अच्छा किया, आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वोट के टाइम शुरू कैसे शुरू हुआ मालूम है? आप इसी रास्ते से आज जो मुसलमानों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बनाया है बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने, कितने पैसे में बना होगा मालूम है? 60 करोड़ रुपया लगाकर आपकी औलादों के लिए स्कूल बना है, जिसमें रहना भी, खाना भी, टीचर भी, प्लस सारी सहूलियात। किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। और उसी बिल्डिंग को पिछले चुनाव में आप ही के घर के और आप ही के नेताओं ने कहा यह डिटेंशन सेंटर बन रहा, और आप मान लिए। और ऐसा माने कि कोचा धामन भी हमको हरा दिए, ठाकुरगंज भी हमको हरा दिए, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने आपके साथ जो सबको दिया है वो ठाकुरगंज को देने में कोई कमी नहीं छोड़ा। मसला है सामने में मौका आ रहा है। उलमाए कराम ही बताते हैं एहसान का बदला एहसान है, तो उस आदमी ने तो बहुत सारा एहसान किया। आने वाले दिनों में अगर आप खड़ा होकर के एहसान का बदला एहसान दे दे तो एक मजबूत ताकत मिल जाएगी, और बलियाबी को भी ताकत मिलेगी। जो काम 10 दिन में होना है वो काम 10 घंटे में घसीट के करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन करना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। पूछिए अब उन लोगों से, डिटेंशन सेंटर ले चल दिखाओ हमको कहां है। हम लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आप नहीं माने। अगर आप जिताकर भेजे होते तो ये भाई आज मिनिस्टर होता, मिनिस्टर।
ये मिनिस्टर होते, लेकिन जिसने सब कुछ आपकी औलादों के लिए किया उसकी कोई बात नहीं। एक फुलझड़ी छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया है एनआरसी, फिर शुरू कर दिया। वोटर लिस्ट में सुधार होता है कि नहीं होता है? हर 20 साल के बाद इंसान की शक्ल बदलती है कि नहीं बदलती है? दाढ़ी 20 साल पहले थी, फेस चेंज होगा कि नहीं होगा? डर किस बात का जी? हम ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं। और ये सिर्फ एक ही जगह थोड़े है, ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन फिक्सिंग मैच जो लोग चला रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे, नीतीश कुमार का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता न रही और नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता का बागडोर नहीं रहा, तो दिया लेके खोजिएगा और पूछिएगा बलिया भी कहां हो। सबसे बड़ा नुकसान हमारी कम्युनिटी का होगा, इसको लिख लीजिए। वो सामने दीवार पर इबारत लिखी हुई है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। इसलिए कि जो काम कभी नहीं सोचा था वो काम इसी हुकूमत में हुआ है। बाकी फैसला आप लोगों को करना है, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हाँ, इतनी बात है कि जब से मैं सुबह से घूम रहा हूं, हर जगह कब्रिस्तान की बात हो रही है। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं कि डीएम को आपने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए कागज जमा किया है कि नहीं किया, तो नहीं किया। बगैर जमा किए हुए कैसे आपका कब्रिस्तान घेरा जाएगा भाई? और कल मैं बैठूंगा, समीक्षा बैठक बुलवाया हूं, कितनी दरखास्तें आई हैं, कितने का निपटारा हुआ है, कितने का निपटारा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और यह भी हमें कहने में कोई खौफ और शर्म नहीं है कि दर्जनों जगह की खबर है हमको कि कब्रिस्तान के लिए फंड सैंक्शन कर दिया गया, पैसा अलॉटमेंट हो गया, लेकिन मुसलमान ही अड़ंगा लगा के रखा इसलिए कि उसको ठेका नहीं मिला। तो ये कसूर किसका है? इस पर कभी सोचेंगे? बाकी मदारिस और जितनी फलाही स्कीमें चल रही हैं, हमारे बच्चों को तो यह भी नहीं बताया जाता कि ये स्कीम गवर्नमेंट की आई है, इसको अप्लाई करो तो ये सहूलत मिलेगी। ये भी नहीं करते। इसलिए हम गुजारिश करेंगे अपने लीडरान से भी और पार्टी के लोगों से भी और पढ़े लिखे सभी तबके से कि वोट आप जिसको देते हैं दीजिए, जहां समझ में आए जो करना हो कीजिए। लेकिन इतना याद जरूर रखिएगा कि जो अभी सबला हुआ, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, जितना पीसफुल अभी बिहार है, देश का कोई सूबा उतना पुरसुकून पीसफुल नहीं है। अभी अखबार पढ़ते हैं, आप भी खबर सुनते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का सवाल नहीं है, बिहार के बचाने का सवाल है। अब रही बात कि हमारे भाई नौशाद साहब ने कहा, निजाम भाई ने भी कहा कि नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो आप लोग एक्शन शुरू कराइए ना। रिएक्शन की दवा तो देने के लिए बलिया भी है पटना में। एक बार एहसास तो दिला दीजिए, लोग निकले तो कि ये सीट हमको चाहिए। सिर्फ नौशाद साहब के कहने से थोड़ी होगा, मास को निकलना चाहिए। अगर एहसास है कि नौशाद के नहीं रहने से या नीतीश कुमार के कमजोर होने से हम कहीं कमजोर हो रहे हैं, एहसास है, तो ये एहसास आपको दिलाने के लिए सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। बाकी मैं इस कुर्सी पर जब तक हूं, चेयर पर जब तक हूं, ये संविधानिक है, कानूनी है। जहां कहीं अनदेखा, जहां कहीं अनजस्टिस आपके साथ होगा, पूरी ताकत के साथ कमीशन अपना कोड़ा लेकर के खड़ा रहेगा। जिन कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है उसकी दरखास्त डीएम को दीजिए। जिन मदरसों में पद रिक्त है उसके बहाली की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते कि मदरसे को मदरसा रहने दिया जाए, आलिम को आलिम ही रहने दिया जाए। कमेटी वाले जो लड़ भिड़ करके मदरसे की रूह को कत्ल कर रहे हैं, इसको बचा लिया जाए, बड़ा एहसान होगा।
जीने खाने के लिए बहुत जगह है, कम से कम मदरसा को तो लोग बख्श दें। तो अब आप लोग खुद ही तय कीजिएगा और खुद ही फैसला कर लीजिएगा। और जिसको डिटेंशन सेंटर बताया गया था, मौलाना शेर मोहम्मद साहब, ये भी हमसे नाराज थे कि एनआरसी लग जाएगी तो क्या होगा। और मैं बोलता था बेफिक्र रहिए, बेखौफ रहिए। फिर शुरू करेंगे लोग तमाशा। बस एक ही फिक्र है कि फलाने बाबू का बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, इसके अलावा कोई एजेंडा है क्या? क्या हुआ? कोई एजेंडा नहीं। इसलिए मैं यकीन दिलाता हूं, आपने जो मोहब्बत दी, जो इज्जत दी, इसके लिए मैं आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।